दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 में हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि रॉबर्ट एच विटेकर साहब ने 1969 में दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर एच विटेकर साहब द्वारा दिया गया ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर्तमान समय का मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है और हम आज इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं और पढ़ते भी हैं और सारे एग्ज़ाम्स में यही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही आता है। इसके अलावा दोस्तों हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, जिसे कार्ल ऊस साहब ने 1977 में दिया था। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, बायोनेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है वो क्या है, याद आ जाए। सबसे पहले हमने अरिस्टोटल साहब के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने प्लांट और एनिमल को अलग अलग भागों में बांटा था। प्लांट को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में बांटा था, वहीं एनिमल को उन्होंने दो भाग में बांटा था। एक ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी होता है और एक ऐसे एनिमल जिनके पास आरबीसी नहीं होता है। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हमने की थी, जो कि कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। इसमें इन्होंने 2 किंगडम बांटे थे, एक प्लांट टी और दूसरा एनिमेलिया। इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, जिसे अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था, जिसको उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा था। फिर हमने बात की थी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे हर्बर्ट एफ कोपलैंड साहब ने दिया था। इसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट एच विटेकर साहब की, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 4 किंगडम में एक नया किंगडम ऐड किया, जिसे फंजाई कहा। इस प्रकार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया रखा गया। मोनेरा में इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सभी को रखा, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एट्सेट्रा। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीवों को रखा, जैसे कि यूग्लिना, डायनोफ्लैजलेट एट्सेट्रा। फंजाई में इन्होंने हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, जिनके पास सेल वॉल होती थी, जैसे कि अल्टरनेरिया, राइजोपस एट्सेट्रा। प्लांटी में इन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक प्रकार का ग्रुप है। इसके अंदर और भी कई पार्ट हैं और सब में बहुत सारे प्लांट्स का ग्रुप आता है। इसी के साथ बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में इन्होंने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म रखा, जैसे कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। ये भी एक प्रकार का ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और भी सरल शब्दों में अच्छे से समझते हैं, जिससे हमें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरी तरह से याद हो जाए। सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि किस किस कैरेक्टर या लक्षण के आधार पर विटेकर साहब ने ये 5 किंगडम सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया। तो दोस्तों, ये है कैरेक्टर जिनको लेके विटेकर साहब ने स्टडी किया। तो अब एक एक कैरेक्टर को लेकर हम देखेंगे और आसान शब्दों में इसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है सेल टाइप, यानी कि सेल का प्रकार, कि किस प्रकार का सेल मोनेरा में पाया जाता है, किस प्रकार का प्रोटिस्टा में पाया जाता है, किस प्रकार का सेल फंजाई में पाया जाता है और किस प्रकार का सेल प्लांटी एंड एनिमेलिया में पाया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहीं पे जल्दी से दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या सत्य केंद्रक पाया जाता है। अर्थात ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लास्ट पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर भित्ति, केंद्रक भित्ति, केंद्रिका और केंद्रक द्रव, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो होता है ट्रू न्यूक्लियस। और ऐसी न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और वहीं उसके अपोजिट देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस तरह का कोई भी, ना कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंस होते हैं, जो कि हम फिर कभी किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स केवल और केवल मोनेरा में पाई जा रही है, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, और बाकी के किंगडम में यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं।
तो दोस्तों अब चलते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की तरफ। सेल वॉल होती क्या है, पहले तो ये डिसाइड हो जाए। सेल वॉल एक प्रकार की भित्ति होती है, एक प्रकार की लेयर होती है जो कि किसी भी प्रकार की कोशिका को घेरे हुए रहती है। अब देखते हैं कि किस किंगडम में किस टाइप की सेल वॉल पाई जाती है। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, मतलब मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया रखे गए हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती है। इसकी जगह ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे टर्म आया है सेलुलोज। सेलुलोज एक्चुअली एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैक्सिमम जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज की बनी है, बट इन द केस ऑफ मोनेरा ये नॉन सेलुलोजिक होती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें सेल वॉल कुछ कुछ जीवों में पाई जाती हैं, पूरे जीव में नहीं। जितने भी प्रोटिस्टेंस हैं, मतलब यूनिसेलुलर जितने भी जीव होते हैं उसमें कुछ कुछ यूनिसेलुलर में सेलुलोज पाया जाता है। वहीं बात करते हैं फंजाई में। फंजाई में सेल वॉल पाई तो जाती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है पूरी तरह से, ये इसका एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जबकि एनिमेलिया में सेल वॉल पूरी तरह से एब्सेंट होता है। सरल शब्द में कहें तो प्लांटी और एनिमेलिया में सेल वॉल एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि बाकी सारे किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो दोस्तों यही बात है इसमें। अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर संगठन की, मतलब कि किस किंगडम में बॉडी कितने लेवल तक कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि इस फिगर को देख के हम कह सकते हैं कि पहले सेल है जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, फिर टिश्यू जो कि ग्रुप ऑफ सेल है, फिर जो थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स है, फिर ऑर्गन मीन्स कई टिश्यू से मिलकर बना, फिर ऑर्गन सिस्टम जो कि कई ऑर्गन से मिलकर बना, और अंत में बॉडी जो कि कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। तो ये हम समझ में आ गया होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब पांचों किंगडम में देखें कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस किस लेवल का है। तो मोनेरा में हम पाते हैं कि ये सेलुलर लेवल का है, प्रोटिस्टा में भी ये सेलुलर लेवल का है, जबकि फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और एनिमेलिया में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने स्लैश लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एनिमेलिया में बहुत सारे टाइप के एनिमल आते हैं। इनमें से कुछ में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ में ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन या पोषण दो तरह से होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफी या स्वपोषी, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफी या परापोषी। सरल शब्द में कहें तो ऑटोट्रॉफी का मतलब जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, जबकि हेटरोट्रॉफी जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉफी को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेसिस, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेसिस। फोटो ऑटोट्रॉफ में ये डायरेक्टली सन से एनर्जी लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ में ये किसी केमिकल से एनर्जी लेकर अपना भोजन बनाते हैं। वहीं हेटरोट्रॉफ को तीन भागों में बांट सकते हैं, एक कंज्यूमर जो कि लिविंग थिंग्स को खाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरा डेट्राइटिवोरस जो कि मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना पेट भरते हैं, और तीसरा सेप्रोफाइट जो कि दूसरों के शरीर से पोषक तत्वों को लेकर अपना पेट भरते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब इसमें ऑटोट्रॉफ में भी स्पेसिफाई है जो कि यहाँ लिखा है, हेटरोट्रॉफ में भी स्पेसिफाई है। प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, बट इसमें भी स्पेसिफाई है, जबकि फंजाई में केवल हेटेरो टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्लांटी में पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जबकि एनिमेलिया के केस में हेटेरो टाइप का न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप में होता है, वो पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया है और समझ लिया है। उम्मीद है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आते हैं कार्लूस साहब के पास, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन 1977 में दिया। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया, बस मोनेरा किंगडम को डिसॉल्व करके दो भागों में बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। इस प्रकार 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
तो जल्दी से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को समझ लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया में इन्होंने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को रखा, जैसे कि थर्मस एक्वेटिकस जो कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। वहीं यू बैक्टीरिया में इन्होंने नॉर्मल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को रखा, जैसे कि राइजोबियम, सूडोमोनास एक्सेट्रा। बाकी प्रोटिस्टा में सेम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, फंजाई में फंगस को रखा, प्लांटी और एनिमेलिया में वही एज सच रहने दिया जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर साहब ने रखा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़रूर समझ में आया होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे बायोनेट्स में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।